नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। दर्शकों, पर्यावरण और वन संरक्षण पर आज हम बात करेंगे कि आखिर पर्यावरण और वन संरक्षण के बीच किस तरह का संबंध है और किस तरह से आपस में ये सामंजस्य बिठाएंगे ताकि हम भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाएं। पर्यावरण संरक्षण अगर नहीं होगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और कई नुकसान हमें उठाना पड़ेंगे। वनों का संरक्षण आखिर क्यों ज़रूरी है, वन क्यों ज़रूरी है, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है ब्रजेंद्र रावत जी, जो कि एसडीएम है सुहागपुर के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। और साथ ही हमारे साथ है विकास सिंह बघेल, जो कि पर्यावरणविद हैं। वो आपका भी बहुत बहुत स्वागत विकास जी। और सबसे पहले शुरुआत में ब्रजेंद्र रावत सर आप ही से करना चाहूँगा, वन और पर्यावरण संरक्षण ये कितना महत्वपूर्ण विषय है आज के परिदृश्य में, जबकि हम आधुनिकता और विलासिता के दौर में जी रहे हैं। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं ब्रजेंद्र रावत, एसडीएम सुहागपुर नर्मदापुरम। जैसा कि नर्मदापुरम से आशा है, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है नर्मदा जी। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसी जगह पदस्थ हूँ जहाँ एक किनारे पे माँ नर्मदा निकलती है। साथ में देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो बहुत ही पुराना टाइगर रिजर्व सतपुड़ा नेशनल पार्क है जी। उसके जैसा कि आप लोगों ने मड़ई के नाम से सुना होगा, वहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध है। पर्यावरण के शब्द, जहाँ पर्यावरण का शब्द देखा जाए तो पर्यावरण व्यापक शब्द है। इसमें व्याख्या की जाना कम समय में असंभव नहीं है, किंतु ये जरूर है कि हमें जीवन में जो चीज़ें बाहर के आवरण में रहती हैं वो पर्यावरण से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो वायुमंडल से हो, जल में हो या ध्वनि में हो। इन सब के प्रदूषण से हमारे जीवन में बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। या तो स्वस्थ जीवन में निश्चित ही इन चीज़ों की बहुत कुरीतियाँ पड़ती हैं। हमें जो अवसर मिला है, जैसे सतपुड़ा पर्वतमाला के पास में जो हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित हुआ है भारत सरकार का, उसमें निश्चित ही पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और निश्चित ही वहाँ पे काफ़ी लोगों का आना जाना शुरू हो रहा है जी। और इस संबंध में निश्चित है कि वहाँ पर जो जीव जंतु हैं या अन्य चीज़ें हैं, वहाँ की शुद्धता के बारे में जितना भी बताया जाए कम है। उसके बारे में हम कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं कि यदि आप वहाँ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आप कभी भी प्रवेश करके कभी भी भ्रमण करना चाहें तो कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी दर्शक आने लगे हैं जी। उसका मुख्य कारण है कि वहाँ पे काफ़ी स्वच्छ वातावरण है, शांति का वातावरण है। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ सही समय पहले वहाँ पे काफ़ी दर्शकों का आना जाना चालू हो गया है। और इसमें जो रिसोर्ट वगैरह हैं, रिसोर्ट का आप जाके आप देखिए, आपको फीलिंग महसूस होगी कि वहाँ ऐसे लगता है हम जैसे किसी वन में रहते हो। वन का फीलिंग, वन की वातावरण में रहते हैं। और जब भी वहाँ जाना चाहें आप वहाँ पे देखें, आप एक शांत वातावरण होता है और शांत सौंदर्य के अलावा वहाँ पे आपकी शुद्धता है। जैसे ही आप टाइगर रिजर्व में जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी प्रतिबंध हमें बहुत प्रभावित कर रहे हैं जी। जैसे वहाँ पे प्लास्टिक ले जाना प्रतिबंधित है। यदि आप कोई लंच वगैरह आदि लेके जाओ तो प्रवेश बिल्कुल ये इसके बारे में सर मैं आपसे चर्चा करूँगा कि किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम घूमने जाएं, इस पर भी मैं बात करूंगा आपसे। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा विकास जी कि पर्यावरण और वन संरक्षण ये हमारा विषय है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई अभियान भी चल रहे हैं, लेकिन लोगों को भी आगे आना होगा और उनको समझना होगा। तो आखिर हम आपसे ये भी जानेंगे कि वन क्यों ज़रूरी है। देखिए, वन जो है हमारा लाइफलाइन है जी। और जैसे हम सर ने कहा कि नर्मदा नदी की हम बात करते हैं, जब भी हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो उसमें जो संचार, नर्मदा नदी का जो संचार है पानी के माध्यम से जो सभी को मिल रहा है, चाहे वो सिंचाई के लिए हो चाहे वो पीने के लिए हो, लगभग सभी शहरों में उसी का पानी जो जा रहा है। बड़े शहरों में भी, जैसे इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में पानी पूरा जो है नर्मदा से लिया जा रहा है। एक अच्छा वन जो है एक अच्छा पानी देगा आपको जी। अगर आपका वन स्वच्छ रहेगा, वन जो है बढ़िया रहेगा, जैसे आपका अमरकंटक का जहाँ से ये नदी निकलती है वो वन ऑफ द मतलब बेस्ट फॉरेस्ट है वहाँ का। और उसमें क्या होता है, फॉरेस्ट को, नदी को साल भर चलाने के लिए ये जंगल की अहम भूमिका होती है। जंगल के बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं, आप जाएंगे, साल के पेड़ हैं, अर्जुन के पेड़ हैं। ये क्या करते हैं कि जब बरसात होती है तो ये पानी को सोख लेते हैं और धीरे धीरे अपनी जड़ों से ये छोड़ते रहते हैं, जिससे आपकी नदी जो है निरंतर 12 महीने
आपका अगली बारिश तक जो है आराम से चलती रहती है। क्योंकि आप देखेंगे अमरकंटक में जहाँ से नदी सोन या नर्मदा निकलती है, बहुत छोटी धारा होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें कई नदियाँ मिलती जाती हैं और वो धारा बड़ी होती जाती है। तो सभी जितनी भी धाराएं आज हम देख रहे हैं, जो स्वच्छ पानी की जो धाराएं हैं, सभी का जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको वन ही मिलेगा जी। तो एक अच्छा वन जो है एक अच्छा आपको जल जो है देगा, और उसी से जो है हमारा मतलब आज का आधुनिक जो हम बात कर रहे हैं, कोई भी काम जो है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो घर के काम हो, कोई भी बिना पानी के नहीं हो सकते। एक अच्छा जल रहेगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही। सर मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ कि वन संरक्षण की दिशा में आप लोग किस तरह से अवेयर करते हैं ग्रामीणों को, और क्या कैंपेन चलाते हैं, और विभाग किस तरह से कार्य करता है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न हमसे पूछा है। वास्तव में हम लोगों को ऐसे चांस मिलते हैं, फील्ड में जाने पे अवसर मिलते हैं, ग्रामीण लोगों से हमारी बात होती है, और माँ नर्मदा के किनारे पे हमने देखा है काफ़ी लोग नहाने जाते हैं तो वहाँ पे कचरा डाल देते हैं, फेंक देते हैं। तो ग्रामीण लोगों को अवेयर जरूर हम लोगों की टीम ने किया है। प्रशासन की हैसियत तो ठीक है, लेकिन माँ नर्मदा से अंतरात्मा से जुड़े होने के कारण वहाँ पे काफ़ी जो श्रद्धालु हैं उन लोगों को भी प्रेरित किया। धार्मिक वहाँ साधु संतों की कुटियाँ हैं, आश्रम है, उनके लोगों ग्रामीण लोगों से सहयोग लिया। तो वहाँ पर निश्चित ही हम लोगों ने डस्टबिन प्रशासन की मदद से भी करा है, ग्रामीण लोग भी कर रहे हैं। तो माँ नर्मदा को स्वच्छ बनाने का हम लोगों को बहुत अच्छा वो लगा। दूसरा, हम लोग अभी देख रहे थे, अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि एक भारत सरकार ने एक रेटिंग बताया कि हम लोग वहाँ पे स्वच्छता अभियान में रेटिंग के लिए, तो आपको हम बताना चाहते हैं बड़े गर्व के साथ में कि वहाँ मड़ई में हमारे यहाँ MP टूरिज्म में का रिसोर्ट है जो ग्रीन लीफ रेटिंग में भारत में प्रथम स्थान पाया है। उसमें कुछ अलग ढंग से हमें देखने को मिला, जैसे उसका जो बेस्ट मटेरियल मिलता है खाने का, उसको कैसे हम डिस्ट्रॉय करें, कैसे सुरक्षित जगह पर रखें, या जो कचरा निकलता कचरे का प्रबंधन कैसे निकले। काफ़ी कुछ वहाँ पे कुछ पानी को रिसाइकिल करके पेड़ों पौधों में डालने की भी वहाँ पे स्कीम चल रही है, प्रयास किए जा रहे हैं जी। निश्चित ही हम STR जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों से हम लगातार टच में रहते हैं, मुझसे चर्चा होती रहती है। तो निश्चित वनों के संरक्षण के बारे में वहाँ पे व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन तो कर ही रहा है, साथ में वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ तक कि वो ट्राइब्स बेल्ट है, आदिवासी वर्ग का बाहुल्य है, फिर भी उनमें बहुत जागरूकता आ गई है और बहुत अच्छे क्षेत्र में आगे योगदान दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। बिल्कुल सर, एक सवाल और था मेरा आपसे बृजेंद्र रावत जी की, जो दूसरे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक घने वन है, वो ऐसे ही रहें, क्या गलती कर देते हैं ग्रामीण की हमारे जो जंगल है वो कम होते जाते हैं? अधिकतर पहले जो है कि लोग चोरी से जंगलों की कटाई करते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में प्रशासन भी बहुत अलर्ट रहता है और ग्रामीण लोग भी अब जागरूक हो गए। ग्रामीण लोग भी अब पौधा लगाने लगे हैं और लोगों की श्रद्धा कुछ निश्चित है पेड़ से लगी है और धार्मिक ग्रंथों में सभी जगह इसका उल्लेख मिलता है कि एक वृक्ष लगाना 10 पुत्रों के बराबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित ही लोगों में श्रद्धा, ये आपका वंश बढ़ाता है, वंश बढ़ाता है। और वहाँ पर जो वृक्ष लगाए गए हैं, लगाते हैं लोग बाग, जितना यदि लोग अपराधी तत्व के लोग ऐसा कर रहे हैं उस पर निश्चित ही वन विभाग अंकुश लगा रहा है, लेकिन लोग वास्तव में पेड़ भी लगा रहे हैं, घरों में लगा रहे हैं और लोगों को आभास हो गया है कि हम वृक्ष नहीं लगाएंगे तो हमारा आने वाला भविष्य हम खतरे में रहेंगे, पर्यावरण को हम असंतुलित करेंगे और इससे हमें काफ़ी असुविधा होगी। तो इस ओर काफ़ी आप वहाँ भ्रमण करिए तो लोगों में ऐसी भावना नहीं है कि वृक्षों को, जहाँ पर जिस बेल्ट में ऐसी भावना है तो वहाँ काफ़ी वृक्ष लगाए भी जा रहे हैं, लगे भी हैं। जी बिल्कुल। विकास जी, पौधारोपण की सर ने बात कही, कितना ज़रूरी है अगर हम पौधारोपण की दिशा में आगे आएंगे, सब एक पेड़ लगाएंगे, चाहे वो ओकेशनली हो या कोई जन्मदिन हो या कोई भी हो सकता है, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण? और इसके लिए क्या आपकी टीम या आप भी कार्य कर रहे हैं क्या? हम लोग निरंतर इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब ग्रामीणों को बात करते हैं तो उनको उस तरीके के पौधे लगाने की बात करते हैं जो उनके लिए आगे चल के फायदेमंद हो, चाहे वो लकड़ी के रूप में हो, चाहे वो इमारती लकड़ी के रूप में हो, चाहे वो फल या इस टाइप की चीज़ों के बारे में हो। लेकिन जब हम जंगल की बात करते हैं तो जंगल में पौधारोपण आप किसी भी सिरे से नहीं कर सकते जी, क्योंकि क्या होता है कई जगह पे आपने आप जैसे अमरकंटक जाएंगे, जैसे हमने अमरकंटक की चर्चा की, तो वहाँ साल पेड़ ज़्यादा है। अगर हमने साल के पेड़ हटा करके अगर सागौन के पेड़ लगा दिए तो आपका नदी जो है चलायमान नहीं हो पाएगी, धीरे धीरे करके वो पानी खत्म हो जाएगा।
ऐसे ही जब हम प्रोटेक्टेड एरियाज जो संरक्षित वन होते हैं वहाँ जब हम प्लांटेशन की बात करते हैं तो वहाँ हम हर मतलब जो उसका हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री के हिसाब से हमको उसको देखना पड़ता है। हम वहाँ इमारती लकड़ी या इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे ग्रासलैंड का भी अपना महत्व है, जो मैदान, घास के मैदान जो कहे जाते हैं, घास के मैदान का अपना महत्व है, तो छोटी झाड़ियों का भी महत्व है, तो बड़े पेड़ों का भी महत्व है। तो अब हम अगर जो हमारे गाँव के जो वृक्ष हैं जैसे पीपल, बरगद, इस टाइप की चीज़ें आपको ज़्यादा मिल जाएंगी, ये अगर हम जाके जंगल में लगाते हैं तो वहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो हमें जो है वो जब हम पौधारोपण की बात करते हैं, इसमें सरकार भी बहुत आगे आई है, वन भी बहुत आगे आया है। वन जो है आपको पौधे लगाने पे कुछ एक छोटा सा अमाउंट जो है हर 3 साल की किस्तों में देता है। वो 3 साल तक देने का कारण ये कि 3 साल तक अगर आप किसी पेड़ को पाल लेते हैं तो लगभग वो अपने पैरों पे मतलब वो स्वयं जो है उसको पानी देने की या देखरेख करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा मतलब लगभग सभी पेड़ों के साथ होता है। तो अभी ग्राम पंचायत भी आगे आई हैं, मतलब उन लोगों ने जो है बारिश के मौसम में पौधा वितरण शुरू कर दिया है। उससे होगा क्या कि उनकी जो जंगल से डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी और मतलब निश्चित रूप से, क्योंकि उनको लकड़ी चाहिए, तो वो अगर उनके पास में खुद का कुछ स्टॉक बन जाता है तो वो जंगल पे डिपेंडेंट कम हो जाएंगे। दूसरा ये है कि जैसे जो गैस वगैरह अब हो गई हैं, मोदी जी के जो फोरम से जो चीज़ें बढ़ी हैं आगे, गैस और चूल्हा और सब, तो इससे भी उनकी जो है वनों कटाई कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कम हुई है। शहरों की बात करें तो शहरों में जैसे आपने देखा होगा कि हमारे भोपाल शहर में एक अच्छा गो कास्ट का आपने बहुत सुना होगा कि, तो उससे भी जो है गो कास्ट का इस्तेमाल लगभग 3-4 बड़े विश्राम घाटों में भी कर रहे हैं। उसके अलावा होली के समय पे भी गौ कास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिससे गौ संवर्धन को भी बल मिल रहा है और साथ साथ में पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिल रहा है जी। तो उससे जो है उनको वनों की कटाई लगभग बहुत हद तक उस पर जो है हम कमी लाने में, खत्म तो नहीं कर पाएंगे कभी भी, लेकिन उसको जो है हम कमी ला रहे हैं ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं उस पर हम आगे बढ़ पाएं। जी बिल्कुल। रावत साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन से प्रमुख वनस्पति क्षेत्र आपके एरिया में हैं, उनके बारे में जानकारी दीजिए और किस तरह से उनका संरक्षण और विकास किया जा रहा है। इसमें हम श्रीकांत जी ये बताना चाहते हैं कि जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो वर्तमान में हमारे क्षेत्र में है जी, उसमें मिश्रित जाति के वृक्ष हैं। अधिकतर साल है, सागवान है, शीशम है और इसमें सागौन भी है, बेल है। इसके अलावा औषधि युक्त भी है, जैसे मैं उसमें औषधि वाले वृक्ष भी हैं, आंवला है, बेलपत्री के अलावा जो हमारे वहाँ पे औषधि वाले वृक्ष होते हैं, मूसली वगैरह, ये भी वहाँ पे पर्याप्त संख्या में है। और वहाँ पे जो जंगली संपदा है उससे काफ़ी कुछ वहाँ पे क्षेत्र को लाभान्वित हो रहा है। आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, इसमें हम संदर्भ में बताना चाहते हैं कि वहाँ STR के क्षेत्र में जो आदिवासी कल्चर के लोग थे, उनकी बच्चियाँ थीं, काफ़ी शिक्षित होकर गाइड का काम कर रही हैं उस क्षेत्र में। वहाँ की बच्चियाँ वाहन गाड़ी चला के लोगों को, टूरिस्टों को घुमा रही हैं। तो टूरिस्ट के क्षेत्र में आज जो वहाँ पर सफारी में ड्राइव कर रही हैं वो आदिवासी बच्चियों कर रही हैं, तो महिला सशक्तिकरण को प्रभाव पड़ा है। दूसरी वहाँ पे जो ट्राइब बेल्ट में काफ़ी लोग रहते थे, उन पर शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ा, उनमें काफ़ी जागरूकता भी आई और शिक्षा पे असर पड़ा और उनका कल्चर भी चेंज हो रहा है। बिल्कुल विकास जी, यानी कि आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट और ये पर्यावरण और वन संरक्षण, अगर इससे आप इसको संरक्षित करते हैं तो निश्चित रूप से ये अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रदेश की दृष्टिकोण से। देखिए, कोई भी जो हम टूरिस्ट स्पॉट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि अधिक दोहन ना हो किसी चीज़ का। क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि आपने अभी रिजॉर्ट्स, जैसे हम एक मढ़ई का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मढ़ई में आज से 10 साल पहले जो है आपको नदी के किनारे आपको काफ़ी लिमिटेड रिजॉर्ट्स मिलेंगे। अब धीरे धीरे जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि जो नदी का कैचमेंट एरिया है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, जहाँ से उसको क्या कहेंगे अपन की पानी का स्रोत मिल रहा है या ग्राउंड वाटर मिल रहा है, रिचार्जिंग हो रही है, उससे ही फर्क पड़ता है। तो इसका आजकल के जो कल्चर, जब हमने, जैसे सर ने भी बताया कि अभी जो आपको फील नहीं होगा कि आप किसी रिजॉर्ट में हैं, बिल्कुल आपको हर जगह पेविंग ब्लॉक्स या हर जगह पूरा प्लास्टर नहीं मिलेगा। उन लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ गए हैं, उनने कोशिश किया है कि हम कैसे जुड़ाव के साथ साथ अब जब वो करेंगे तो निश्चित तौर पे जो टूरिस्ट वहां आएगा उसको भी वहां से कुछ ना कुछ वो लेके जाएगा। बिल्कुल, कई बार होता है सर, जैसे कहीं हम घूमने आते हैं, मन शांत हो गया, पूरा स्ट्रेस फ्री होके आ गए हम, तो फ्रेश हो गए, तो यही चीज सर दी जाती है। वहाँ का जो प्रबंधन है जी, तो आपका प्रबंधन जो है आपको कहीं ना कहीं आपके
जगह आपके शहर में जाकर के उसको करने की जो है आपकी भी चेष्टा बढ़ेगी कि नहीं यार यहाँ पे ऐसा चीज हो रहा है तो हम भी एक छोटे लेवल पे, फॉर एग्जांपल जैसे एक गीला कचरा सूखा कचरा की हम बात करते हैं, प्रबंधन की जब हम बात करते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने जो है घर में बायोडाइजेस्टर लगा लिए हैं। छत पे जो लोग करते हैं तो उन लोगों ने उसको जो है औषधि मतलब वो जो उसका मैन्योर बना करके और वो पौधों में इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे हुआ क्या कि उनका जो एक सेग्रीगेशन भी हो गया, तो उससे आपका नगर निगम को भी उससे बेनिफिट मिलेगा, और दूसरी चीज क्या है कि आपको उस चीज का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया, जो कि कहीं ना कहीं वो वेस्ट में जा रहा था। तो अब धीरे धीरे क्योंकि शहर में जो है लाखों टन कचरा ऑलमोस्ट डेली पैदा हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं हम, जैसे आपने भानपुर खंती का देखा कि हमको वहां से शिफ्ट करने में कितना समय लग गया, और कैसे वो जल को और पर्यावरण को और उसके आसपास के जो जितना भी एरिया कभी भी आग लग जाती है उससे कितना प्रदूषण होता है, तो उस पे भी जो है थोड़ा सा अंकुश लगेगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या शहरों की ओर जो भाग रही है, तो दिन प्रतिदिन हम जो है ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कचरा तो उसी तरीके से बड़ा रूप ले रहा है, उसका प्रबंधन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब भी हम वनों में और जंगलों में जैसे घूमने जाते हैं दर्शक, तो किन बातों का ध्यान रखें, जैसा कि आप बता रहे थे कि क्या नहीं लेके जाना, और किस तरह के एथिकली और किस तरह का हमें ध्यान रखना है वहाँ पे? ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में जो जानकारी हम लोगों को भी है कि जो भी टूरिस्ट जाते हैं उनसे इतनी सावधानी रखी जाती है कि वहाँ पे जो वैसे इससे प्रतिबंधित भी है कोर्ट से कि कोई हथियार लेके नहीं जाएगा, कोई अस्त्र शस्त्र लेके नहीं जाएगा, साथ में इसके जो वेस्टेज वाला आइटम है जैसे प्लास्टिक वगैरह है कुछ लेके नहीं जाएगा। जो भी ऐसे आइटम ले जाएं जिसमें पानी अगर ले जाते हैं तो पानी में उसकी प्लास्टिक की बाटल में ले जाएंगे, स्टील वगैरह की बाटल में ले जाएंगे, खाना भी ले जाएंगे, तो जो अगर कचरा वगैरह बच रहा है तो वो वापस लाएंगे, किसी भी फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे नेशनल पार्क एरिया में कहीं भी नहीं डालेंगे। जहाँ पे जो हमारे उसमें एक जहाँ रुकने का एक स्थान है हाथी घाट वाला, वहाँ पर रुकते हैं तो जो जितना भी कचरा होगा लोग आगे अपने साथ वापस लाते हैं, और जहाँ पर डस्टबिन होता है वहीं डालते हैं, तो वहाँ रूल्स कड़े रूल्स हैं। दूसरा, इन्होंने जो नेशनल पार्क में जो भी है इको सेंसिटिव जोन बना दिए हैं कि इतने 1.5 किलोमीटर के रेंज में ना तो कोई निर्माण काम होगा, ना कोई ऐसी एक्टिविटीज होगी कि जो प्रभाव डाल रही हो, तो उसका भी प्रभाव पड़ा है। ये 2017 से जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसका प्रभाव ये पड़ा कि काफ़ी कड़ा हो गया, और इसमें कड़े रूल्स रखे हैं फॉरेस्ट ने, तो उससे काफ़ी लाभ मिल रहा है, और काफ़ी ये समझो कि टूरिस्ट भी उसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट का उद्देश्य तो रहता है कि यहाँ से सौंदर्य, वातावरण, प्राकृतिक चीज़ों को देखना, टाइगर रिजर्व एरिया में जंगली पशुओं जानवरों से मिक्सअप होकर देखना, करीब से देखना, तो काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं वो मिलती है। बिल्कुल विकास जी, वन का स्वास्थ्य और हमारा स्वास्थ्य, ये दोनों के बारे में किस तरह का संबंध है और कितना महत्वपूर्ण है, इस पर भी आप प्रकाश डालें। वन जो है स्वस्थ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। वनों को जो है हमारा लंग्स कहा जाता है। कभी किसी भी, जैसे हम अमेज़न को एक धरती का लंग कहते हैं, ऐसे ही जो है वन है। वन अगर आपका स्वच्छ है तो आपको स्वच्छ जल मिलेगा, और स्वच्छ जल ही आपके अंदर स्वच्छता का संचार करेगा। उसके अलावा अगर हम जैसे देखें कि बहुत सारे हम लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हनी हो, चाहे वो कई सारी जड़ी बूटियां हो, और उसके अलावा जो है कई सारे फल हमको जो है वहाँ से मिलते हैं, जैसे आपका महुआ वहाँ से मिल रहा है, आपको आंवला वहाँ से मिल रहा है, आपको बहेड़ा, हर्रा, ऐसे करके कम से कम 100 से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम ले रहे हैं। एक अच्छा अगर वन रहेगा तो हमको सब चीज़ें जो है शुद्ध स्वच्छ मिलेंगी, उससे हमारे अंदर स्वच्छता का वो रहेगा। अब हमारा अगर पचमढ़ी बायोस्फीयर की बात करें, पचमढ़ी एक हेरिटेज बायोस्फीयर भी है, जैसे अमरकंटक है वैसे पचमढ़ी एक अनछुआ है। यहाँ पे वन्य प्राणी संरक्षण के कारण जो है, जैसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर कर दिया, ऐसी कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, अभी हमने नया देखा वीरांगनी दुर्गावती जो आपका नौरादेही जो सेंचुरी था वो उसको कन्वर्ट किया है। उससे होता क्या है कि जो आपने कोर एरिया जब आप डिफाइन करते हैं तो उससे वन का संरक्षण होता है। वन प्राणियों के लिए आपने किया, लेकिन वन प्राणियों के संरक्षण के साथ साथ वन का संरक्षण हुआ, और वन ही हमें सब कुछ रिटर्न दे रहा है, जो हम एक्चुअली अगर आप देखें कि साइकिल है वो पूरा, हम अपने लिए ही वो सब चीजें कर रहे हैं। अच्छा, चीता प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है क्या, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने? देखिए, चीता प्रोजेक्ट जो है थोड़ा सा अपन देखें तो दोनों तरफ से प्लस माइनस है, क्योंकि चीता जो है ट्रांसलोकेशन है। बेसिकली चीता जो आए हैं वो अफ्रीकन चीता है, तो अब उसमें ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि आपने जमीन को उनके हिसाब से बनाया है। हमारे यहाँ के जो चीता थे वो हर लैंडस्केप के लिए एडजस्टेड थे। उनके लिए जो है जरूरी नहीं था कि घास का मैदान ही चाहिए सिर्फ, क्योंकि हमारा अगर इतिहास देखेंगे, आखिरी जो चीता था वो सरगुजा
जो अपना छत्तीसगढ़ में है, वहाँ 1979 में मतलब जो लास्ट डेथ हुई थी वो वहाँ एक्चुअली लिस्टेड है हिस्ट्री में। तो उसमें अगर देखें तो उधर कहीं भी आपको घास के मैदान नहीं मिलेंगे आपको। और भी जो अगर आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे चीता की, तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको बड़े घास के मैदान नहीं मिलेंगे। अफ्रीका में वो घास के मैदान है, वहाँ के जानवर उस हिसाब से अडेप्टेड हैं। इसीलिए हमने जो यहाँ पे जो किया तो उसको हमने क्रिएट किया है, और सेम अभी गांधी सागर में कर रहे हैं एक नई पॉपुलेशन को उसके लिए। तो ये है कहीं ना कहीं हमारी जो साइंटिफिक स्टडीज हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा जो वन विभाग का जो अपना एक अच्छा जो जाकर के उनने वहाँ पे स्टडी किया, उसको लाके यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उससे में वहाँ के लोग भी इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि एक हम थोड़ा सा इंटरवेंशन करके, देखिए हमारा इंटरवेंशन तो रहेगा जो हम कह रहे हैं कि, क्योंकि अब क्या हो गया कि हमारा जो लैंड एरिया, फॉरेस्ट एरिया का हम परसेंटेज देखें तो लेस देन 10% हो गया है जी। तो कहीं ना कहीं हमारा हर चीज में जो है कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा इंटरफेरेंस तो रहेगा, लेकिन अगर उस इंटरफेरेंस से हमको कुछ बल मिलता है, संरक्षण को बल मिलता है, उस एरिया का संरक्षण हो गया, वहां से टूरिज्म बढ़ गया, वहां के लोगों को लोकल एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गई, रोजगार मिल गया, वन से हमको जो रिटर्न मिलना था वो स्वच्छ मिल रहा है, नदी पे काम चल रहा है, तो बहुत सारी रिपेयरिंग जोन्स वगैरह बना रहे हैं। उससे क्या होता है कि इनडायरेक्टली जब आप कोई भी एरिया सिग्निफाई करते हैं या कोई भी एरिया किसी भी काम के लिए वन्य जीव संरक्षण के लिए करते हैं, उसका इनडायरेक्ट फायदा ह्यूमंस को कभी भी हमेशा होगा। बिल्कुल, यानी कि सर नष्ट नहीं करें, उसको संरक्षित करने की दिशा में जाएं तो विकास ही विकास होगा। बिल्कुल स्वाभाविक है कि जहाँ पर सब लोग प्रयास करेंगे और वनों का संरक्षण करेंगे, तो इससे जो बताया कि अभी सर बता रहे थे कि वन से काफ़ी लाभ है। वन हमारा जीवन है, यदि वन नहीं होंगे तो हमारा निश्चित है कि हमारा जीवन भी अधूरा रहेगा। और हमने तो काफ़ी जगह जहाँ पे पदस्थापना के दौरान रहे, जैसे बालाघाट जिले में भी हमने देखा, कान्हा किस्ती को भी देखा, उमरिया जिले में भी बांधवगढ़ का, पन्ना में भी हमने नेशनल पार्क घूमा है। सभी नेशनल पार्क में देखा कुछ चीज़ें जो सब जगह अलग अलग हैं, और सभी को हमें लगता है कि रोज़गार भी मिला है, और इससे आसपास के लोगों में एक पॉजिटिव प्रभाव भी गया है, उनके स्वास्थ्य के बारे में गया है और वनों के संरक्षण के बारे में भी गया है। जहाँ तक देखने को मिला है कि कुछ तो जहाँ मड़ई के संदर्भ में तो हम कह सकते हैं कि वहाँ जो तवा का और देनवा का बैक वाटर है, तो बोटिंग का भी आनंद, पर्यटकों को बोटिंग का भी आनंद मिलता है, और नेशनल पार्क का तो है ही। तो आज लोग जाते हैं, तनाव में जाते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। एक जीवन में लगता है कि हम एक शांतिपूर्ण अच्छे वातावरण में आए हैं, स्वस्थ वातावरण में आए हैं, तो अच्छा लगता है उनको। बिल्कुल, तो पर्यावरण और वन अगर हम संरक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा विकास होगा, और ये हमारी प्रकृति की सुंदरता है और इसे और निखारने की ज़रूरत है, और इस दिशा में हमें काम करना होगा, आगे आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेंद्र जी आपका, आप दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आपने वक्त निकाला। विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, पर्यावरण संरक्षण के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।